Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Danish Sebastian. I teach business. AS Paper 2 Calculations. उस पर थोड़ी सी बात करते हैं. तमाम तर कैलकुलेशंस जितने भी अवेलेबल हैं AS के कंटेंट के अंदर, जो ये कैलकुलेशंस आपकी A2 के लिए भी क्वालिफाई करती हैं, उनको डिस्कस किया जा रहा है और एक दो क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किए जाएंगे सो दैट यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग के कैलकुलेशंस आप किस तरह से सकती हैं और किस तरह से ये चीज़ें सॉल्व की जाएंगी. ये जो क्वेश्चंस हैं सारे का सारे ये सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं, ये डेटा रिस्पॉन्सिव क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कैलकुलेशंस हैं जिनके बारे में फॉर्मूला तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन पेपर में डेटा रिस्पॉन्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए नहीं हैं. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न हाउ आई एम गोइंग टू जस्ट मेक श्योर. खैर जी, टू मूव ऑन विद द फर्स्ट थिंग, हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है दिस इज मार्केट कैपिटलाइजेशन. और मार्केट कैपिटलाइजेशन यूनिट नंबर 1 में आपके बिजनेस साइज में से आपकी चीज़ आती है. याद रखिएगा A2 वाले प्लीज़ जब कभी भी आप रेशोज़ के ऊपर बात कर रहे हों और जब कभी शेयर होल्डर इक्विटी रेशोज़ की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को मत भूलिएगा डिस्कस करने में. ठीक है, और इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो फॉर्मूला है वो क्या एग्जिस्ट करता है. वो एग्जिस्ट करता है कि जी मार्केट शेयर प्राइस सही है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. सही है. सो लेट्स सी कि क्वेश्चन कहता क्या है. पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि जी व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी विद 10 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स ट्रेडिंग एट $20 पर शेयर. तो ये डायरेक्टली हमारे पास जो इसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो 10 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमें दिए गए विच इज़ बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स एंड देन वी हैव द पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स ओवर हियर और ये शेयर प्राइसेस की यहाँ पर गिवन है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ यू जस्ट कैन मल्टीप्लाई इट और उसका जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी आवर बेसिक आंसर. सही है. सो इसके सोल्यूशन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है सही है, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया हुआ है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 10 मिलियन शेयर्स. ठीक है, इनटू $20 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो जो हमारे पास आंसर आएगा ये बेसिकली 200 मिलियन जो हमारे पास आंसर आया है दिस इज आवर कैपिटलाइजेशन. ठीक है, जितनी ज़्यादा कैपिटलाइजेशन होगी याद रखें कंपनी का जो साइज है वो उतना ही बड़ा समझा जाएगा. ठीक है, और इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी आपका शेयर प्राइस के लिहाज से हमने बात करनी है तो शेयर प्राइस डिपेंड करती है मार्केट के अंदर आपकी कंपनी की वर्थ के ऊपर. सही है. सो जितनी वर्थ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होगी उतनी शेयर प्राइस ज़्यादा होगी. ठीक है. अच्छा, नंबर 2 क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं. इफ अ कंपनी हैज़ अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 बिलियन, ठीक है, एंड 100 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स. अब मार्केट कैपिटलाइजेशन दे दिया, फॉर्मूला अर्थमेटिक चल रहा है सिर्फ कि अब उन्होंने यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो दे दी है. ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन दे दी है, यानी अब उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो आपके पास इसको मैं अगर मैं MC थोड़ी देर के लिए लिख दूँ तो हमारे पास जो MC है दैट इज $1 बिलियन. ठीक है, और हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं सही है, शेयर्स की जो वैल्यू दी गई है वो हमें दे दी गई है तकरीबन कोई 100 मिलियन. ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है जनाब मार्केट कैपिटलाइजेशन बराबर होता है मार्केट शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय शेयर्स. सही है. अब ये अर्थमेटिक में से करेंगे, इसको डिवाइड पे ले जाएंगे. सो ओरिजिनली हमारे पास होगा ये कि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय शेयर्स जब हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास मार्केट शेयर प्राइस निकल आएगी. यू जस्ट पुट दीज नंबर्स एंड यू गेट द आंसर. ठीक है, सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी $10. ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया. अब यही प्लीज़ ध्यान में रखना कि जब कभी भी हम बात करेंगे शेयर प्राइस के लिहाज से तो जब कभी आपने चीज़ें शेयर को बेचना होता है तो यू रियली डू नॉट वांट कि आपकी शेयर प्राइस इतनी ज़्यादा ओवर प्राइस हो चुकी हो कि जो ख़रीदने वाला हो वो उसकी डिमांड करना छोड़ दे. जस्ट लाइक अ कमोडिटी जो अगर आप बहुत महंगी हो जाती है तो फिर आप कहते हैं नहीं यार इतने पैसों में हम ये कमोडिटी नहीं लेंगे, हम दूसरी कमोडिटी ले लेते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन. मार्केट शेयर. ठीक है, मार्केट शेयर इज बेसिकली योर sales of business divided by sales of industry. ठीक है, and then it is completely multiplied by 100% पे आता है इसका आंसर. और ये याद रखिएगा मार्केट शेयर इज वन ऑफ द रीजन ऑफ बिजनेस सक्सेस. ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन के लिहाज से. इफ अ कंपनी सेल्स इतने यूनिट्स
ऑफ अ प्रोडक्ट एंड देयर टोटल सेल्स इतनी है मार्केट के अंदर, तो व्हाट इज द मार्केट शेयर। ठीक है, सो हमारे पास जो सेल्स ऑफ द बिजनेस है वो दे दी गई है और सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री हमें दे दी गई है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो मार्केट शेयर, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 10,000 डिवाइडेड बाय 100,000, सही है, इनटू 100, ये हम लोग करेंगे तो टोटल हमारे पास मिला जुला के इसका आंसर आ जाएगा 10%। द ग्रेटर द मार्केट शेयर द मोर डोमिनेंस यू हैव, सही है, द मोर डोमिनेंस यू हैव द मोर चांसेस दैट यू कैन कंडक्ट और इंस्ट्रक्ट या परफॉर्म योर ओन policies in the industry, and other competitors are going to follow it. The greater the market share, the better it is for the company to hold more revenues and to control more sales of the industry. ठीक है, again the bargaining power sense is there, therefore it is very important कि आपका business जो है वो अच्छे तरीके से bargains ले सकता है, discounts ले सकता है और आपकी overall जो profitability है वो बढ़ने के chances हैं, सही, but it is not the ultimate thing। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। कंपनी सेल्स रेवेन्यू इज 2 मिलियन, सही, मार्केट शेयर अब यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर दे दिया गया कि द सेल्स रेवेन्यू इज 2 मिलियन एंड द टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ द मार्केट इज 10 मिलियन, व्हाट इज द मार्केट शेयर। वहाँ पर हमने यूनिट्स के लिहाज से बात कर ली है, यहाँ पर हम लोगों ने डॉलर्स के लिहाज से बात कर ली है, देयर इज नो डिफरेंस इन इट, तो हमारे पास फिर यहीं पर यही चीज़ आएगी कि मार्केट शेयर जो है, सही है, उसमें हम लोगों ने जो ओवरऑल जो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 2 मिलियन को हम लोग ऊपर रख लेंगे, डिवाइडेड बाय 10 मिलियन को हम नीचे रख लेंगे, सही है, जो भी कोई हमारे पास आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 20%। तो 20% ये हमारे पास जो आया है ये हमारे रेवेन्यूज में आया है, पहले वाला जो पॉइंट था वो हमारे पास यूनिट्स में आया है, तो दोनों के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देन मूविंग ऑन जो द मार्केट ग्रोथ वाली कहानी, और मार्केट ग्रोथ के लिहाज से एक चीज़ को प्लीज ध्यान में रखिएगा कि मार्केट ग्रोथ जो है वो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, वो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, सही है। सो इसके लिहाज से हमारे पास क्या चीज़ होगी, हमारे पास जो न्यू मार्केट साइज, सही है, माइनस ओल्ड मार्केट साइज डिवाइडेड बाय, it will be like this, so it seems good, yeah। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। सो न्यू वैल्यू हमारे पास साइज कैसे निकलता है, हमारे बिजनेस के सेल्स और इंडस्ट्री के सेल्स मिलाकर कर लेंगे तो हमारे पास टोटल सेल्स निकल सकती हैं। सिमिलरली एक और इसके अंदर जो डेविएशन आ सकती है वो ये आ सकती है कि आपको कॉम्पिटिटर्स के भी सेल्स दे दी जाएं, तो यू ऐड ऑल द सेल्स, सो यू गेट द इंडस्ट्री सेल्स एंड देन यू कैन मूव ऑन विद इट। ओके जी, क्वेश्चन क्या है ये रहा कि इफ अ मार्केट ग्रोज फ्रॉम 100 मिलियन टू 120 मिलियन, व्हाट इज अ ग्रोथ रेट। ठीक है, सो हमें मालूम है कि जी फॉर्मूला हमें क्लियर है कि जी मार्केट ग्रोथ जो है दैट इज आवर न्यू सेल्स कितनी है हमारी 120 मिलियन, सही है, 120 मिलियन हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमारे ओल्ड सेल्स कितनी है, क्योंकि इट्स ग्रोइंग फ्रॉम 100 टू 120, तो ये ओल्ड जो हो गया वो हमारे पास 100 मिलियन हो गया, सही है, और डिवाइडेड बाय मैंने 100 मिलियन कर दिया यहाँ पर, सही है, और इनटू मैंने जब 100 किया, सो दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी माय 20%। ग्रोथ इंडस्ट्री की जितनी ज़्यादा होती है उतने चांसेस होते हैं कि आपके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के, या उतने ज़्यादा आपके नई प्रोडक्ट डेवलप करने के, या उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस होते हैं, सही है। याद रखें मार्केट ग्रोथ जो है वो कभी भी किसी भी वक्त मैच्योर हो सकती है, स्लो डाउन हो सकती है, स्टैग्नेंट हो सकती है, और आपकी कंपनी के शेयर्स जो मार्केट का जो शेयर है आपका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ने के चांसेस एकदम से कम हो जाएंगे। जिस कंपनी की मार्केट ग्रोथ, जिस इंडस्ट्री की मार्केट ग्रोथ ज़्यादा होगी, चांसेस हैं कि आप ज़्यादा शेयर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कभी भी ऐसा हुआ कि मार्केट ग्रोथ जो है वो रुक गई है, तो अब मार्केट शेयर बढ़ाने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो यू हैव टू टेक अ वेरी क्विक डिसीजन कि काम को जल्दी किया जाए। देन मूविंग ऑन टू द HR यूनिट 2 के लिहाज से द प्रोडक्टिविटी वाली कहानी, सही है। इसका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा फॉर्मूला बनता है, इससे डायरेक्टली हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे एंड लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द फॉर्मूला आउट ऑफ इट। तो प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली हाउ मच इनपुट द लेबर गिव्स इन एंड हाउ मच आउटपुट it is going to be produced by the efforts of the labor।
ये पर लेबर भी हो सकता है, ये टोटल लेबर फोर्स भी हो सकता है, ये आवर्स में भी हो सकता है, ये यूनिट्स में भी हो सकता है, इसलिए कोई इसका डेफिनेट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता नहीं है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड चीज बन जाती है। बुक्स में वैसे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, ठीक है। सो लेट्स गो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन। इफ अ वर्कर प्रोड्यूसेस 10 यूनिट्स, सही है, ये हमारे पास 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए इन 8 आवर शिफ्ट, व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिविटी, सही है। सो अब लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि इसने कितने यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं इन गिवन टाइम के लिहाज से, ठीक है। सो हम लोग लेबर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, मैं इसको LP थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ, सही है। सो ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यूनिट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स, सही है। और ये मेरे पास आ जाएगा जो मेरे पास पर्टिकुलर चीज है, दिस इज बेसिकली 10 आवर्स, 10 नंबर ऑफ यूनिट्स दे आर प्रोड्यूस्ड, और ये 8 आवर्स में किया गया है, व्हिच इज गोइंग टू 1.25 यूनिट्स पर आवर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली माय आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट्स, ठीक है, in a week with 100 workers, what is the labor productivity per worker, ठीक है। पर वर्कर के लिहाज से लेबर प्रोडक्टिविटी क्या चल रही है, ठीक है। सो यहाँ के लिहाज से हमारे पास क्या चीज आएगी, लेबर प्रोडक्टिविटी, सही है, बराबर है सिंस हमें कहा जा रहा है कि इट्स बेसिकली पर वर्कर के लिहाज से, तो लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर बराबर है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड and then divided by number of workers। अब देखो दोनों वर्कर्स, दोनों लेबर प्रोडक्टिविटी का ही फॉर्मूला है, लेकिन वो ओरिजिनली क्वेश्चन के लिहाज से दोनों चीजें चेंज हो गई, ठीक है। सो लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर किस तरह से आया, 10,000 हमारे पास यहाँ पर आ गया, सही है। और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जी, 100 वर्कर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक 100 वर्कर्स, 100 यूनिट्स पर वर्कर, ठीक है। अब ये चीज ध्यान में रखना कि जब कभी भी हम लोग ज्यादा प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये याद रखो कि तमाम तर ऐसी कंपनीज जिनमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां पर वो रिलेटिवली कम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्टिव लोग कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हायर प्रोडक्टिविटी के अंदर, वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर जब कभी आप जाएंगे तो आप हायर प्रोडक्टिव लोगों को रखेंगे सो दैट वो कम टाइम में ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकें। एंड डेफिनेटली द वन हु इज प्रोडक्टिव माइट बी एक्सपेंसिव एज वेल, ठीक है। सो फिर हम आ जाते हैं लेबर टर्नओवर के ऊपर। अगेन इट्स अनदर क्वेश्चन, दो बेसिकली अगेन कितने लोग छोड़ के जाते हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, कितने लोग छोड़ के जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव। अगेन पर डे के लिहाज से भी हो सकता है, ये मंथ के लिहाज से भी हो सकता है, ये ईयर के लिहाज से भी हो सकता है। तो इस लिहाज से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसका फॉर्मूला भी डिराइव किया जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए LT से रिप्लेस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ अ कंपनी हायर्स 10 एम्प्लॉइज एंड लूजेस 2 इन अ मंथ, व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो लेबर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से आपका फॉर्मूला क्या बन गया, सही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ठीक है। सो ओरिजिनली हमारे पास कितने लोगों ने छोड़ा है जनाब, हमारे 2 लोगों ने छोड़ा है। टोटल कितने लोग थे, 10 एम्प्लॉइज थे हमारे पास, इनटू 100 हम इसको कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 20% बन जाएगा। याद रखें प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो अच्छी बात है, लेबर टर्नओवर अच्छी ज्यादा हो बुरी बात है, क्योंकि लेबर टर्नओवर का मतलब ये है कि आपकी पॉलिसीज जो हैं दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट एफिशिएंट एंड देयरफॉर पीपल आर एम्प्लॉइज आर नॉट रियली इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। सो उनकी पॉलिसीज में थोड़ी सी डाइवर्जन हो सकती है, थोड़ी सी बायस्ड हो सकती हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग हो सकती हैं, वर्किंग कंडीशन बुरी हो सकती है। दैट इज द रीजन व्हाई लेबर आर लीविंग, ठीक है। और ये कोई मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन बनती नहीं है, ठीक है। देन मूव ऑन, इफ अ कंपनी हैज 100 एम्प्लॉइज एंड लूजेस 10 ईयर,
ठीक है। व्हाट इज द एनुअल लेबर टर्नओवर, अब एनुअल के लिहाज से बात भी आ सकती है कि आपके पास एनुअली कितना आता है, और ये भी याद रखो कि एनुअली लेके वो मंथली भी निकाल सकते हैं। सो एनुअल निकालने के बाद उसको डिवाइड बाय 12 कर देना तो वो मंथली निकल आएगा, सही है। सो दिस इज बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग, सही। सो लेबर टर्नओवर के लिहाज से हमारे पास फिर वही चीज आ जाती है, ठीक है। कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं हमारे पास तकरीबन 10 लोग छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास टोटल जो है वो कितने लोग हमारे पास रहेंगे, क्योंकि एनुअली जो है हमारे पास ये चीजें ज़हन में रखनी है कि एवरेज नंबर ऑफ लोग कितने हैं, सही है। सो ये याद रखो कि एवरेज जो हमारे पास नंबर आएगा, क्योंकि हमारे पास एवरेज का मतलब ये जब हम साल के ऊपर बात कर रहे होंगे तो उसके लिहाज से हमें ये चीज़ क्लियर रखनी है कि कितने नंबर ऑफ लोग छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास आ गया यहाँ पर 100 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 10%, और ये आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी सी इसको डिवीजन के लिहाज से थोड़ी सी चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर हमारे पास बहुत जगहों पर इसकी थोड़ी सी एक सेकंड कैलकुलेशन भी आती है, वो सेकंड कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट कि ये एग्जामिनर इस तरह की कैलकुलेशन को क्यों मानता है, लेकिन कैलकुलेशन वो इस तरह से भी करवाते हैं, इसलिए मैं इसको कलर चेंज करके दोनों क्वेश्चन की मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओरिजिनली व्हाट रियली हैपन्स के ये आमतौर पे जो ये सेकंड मेथड है, ठीक है, सेकंड वैल्यूज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास 2 लोग छोड़ के जा रहे थे, सही है, वो तो है, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जब 2 लोग छोड़ के गए तो क्या हुआ, कितने लोग रह गए थे हमारे पास, 8 लोग। तो इसका मतलब ये हमें एवरेज निकालना पड़ेगा इसका, यानी हम लोग करेंगे पहले हमारे पास कितने थे 10 लोग, फिर हमारे पास कितने रह गए 8 लोग, टोटल कितने हो गए ये 18 लोग, और एवरेज में कितने हो गए डिवाइड बाय 2 कर दिया, यानी कि एवरेज आउट कर लिया इस चीज को हम लोगों ने, ठीक है। सो ये भी एट टाइम्स एग्जामिनर इस तरह से भी आंसर मांग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टोटल सिचुएशन आप किस तरह से भी आंसर कर रहे हो, ये दोनों चीजें आपके सामने चल सकती हैं, ठीक है। सो ये भी चीज प्लीज ध्यान में रखना कि एट टाइम्स जो आंसर चल रहा होता है उसके अंदर जब आपका क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर शायद आप 10 + 8 डिवाइडेड बाय 2 करके आपके पास फिर ये एक आंसर आ जाएगा, सही है, इनटू 100 आप कर देंगे इसको, एंड विच इज गोइंग टू बी लाइक 2 अपॉन ये बेसिकली आपके पास 9 आ जाएगा, सही है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इनटू 100 करेंगे तो ये आपके पास एक और नया नंबर आ जाएगा विच इज नॉट गोइंग टू बी लाइक 10%, सही है, इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर देन 10% नाउ। सेम गोज ओवर हियर एज वेल। 10 लोग हमारे छोड़ के जा रहे थे, ठीक है, लेकिन 10 लोग जब थे तो 100 लोग थे, जब छोड़ के चले गए तो कितने रह गए 90 रह गए। तो बेसिकली हमने क्या किया 100 + 90 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद इसको इनटू 100 किया, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया 10 अपॉन 190 को जो हमने डिवाइड किया है 2 के साथ तो तकरीबन 95 आ गया है टोटल, सही है। तो ये 95 ओवर यहाँ पर आ गया है और ये हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, तो इससे आंसर जो भी कोई आएगा दिस इज नॉट गोइंग टू बी लाइक 10% बट इट इज अबव 10%, अराउंड 11 समथिंग % ये आंसर आएगा। ये दोनों कैलकुलेशंस मैंने आपको सिर्फ इसलिए करके दिखा दिए कि एट टाइम्स एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है और वो दोनों सिचुएशंस के ऊपर बात करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो क्या आप पेपर के अंदर कौन सी करेंगे, आप ब्लैक वाली भी कर सकते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा, लेकिन बाज मार्किंग स्कीम्स के अंदर ये रेड वाली भी करवाई गई होती है, तो इससे प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है, दे हैव नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। फिर आ जाते हैं जनाब एब्सेंटेइज्म रेट। याद रखना है एब्सेंटेइज्म रेट जो है ये बेसिकली कंपनी की पॉलिसीज को डिफाइन करता है कि एम्प्लॉइज जो हैं वो कितना ज्यादा खुश हैं। अगर एब्सेंटेइज्म रेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये दे आर शोइंग कि दे आर नॉट वेरी मच हैप्पी विद द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड कंपनीज पॉलिसीज, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वो शायद इतने ज्यादा उसमें डेडिकेटेड नहीं है काम करने के अंदर, ठीक है। और जब वो काम करने में डेडिकेटेड नहीं होंगे तो वो छुट्टियां करेंगे तो काम डिले होगा, जो आएंगे उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, सही है। सो अगेन ये क्वेश्चन ज़हन में रखना कि आपके पास ये एब्सेंटेइज्म रेट को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेबर एब्सेंटेइज्म रेट LAR, ठीक है। अब ये LAR के लिहाज से हम बात कर लेते हैं।
फार्मूला टू फार्मूला, क्वेश्चन टू क्वेश्चन फार्मूला चेंज थोड़ा सा हो सकता है, ऊपर नीचे आगे चीजें डाल सकती हैं, क्योंकि कभी हमें पर आर के लिहाज से बात की जाती है, कभी पर डे के लिहाज से बात की जाती है, कभी टोटल के लिहाज से बात की जाती है. सो दैट्स द पॉइंट. सही है. सो लेट्स सी. A company has 50 employees and two of them are absent on a particular day. सही. What is the daily absenteeism rate? ठीक है. सो अब हम लोगों ने क्या बात करनी है कि जी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, since its rate it's also known as in percentage. ठीक है जी. तो कितने लोग हमारे पास छुट्टी करके जा रहे हैं? 2 लोग छुट्टी करके जा रहे हैं. कितने लोग टोटल है हमारे पास? 50 लोग हैं, इनटू 100 हमने कर दिया. सही है. इससे आंसर हमारे पास कितना आ गया? 4% आ गया हमारे पास आंसर. सो ये हमारे पास 4% लोग जो हैं ये छुट्टी करके जा रहे हैं. ठीक है. सेम गोज अगर हम इस वाले क्वेश्चन के लिहाज से देखते हैं. सो कंपनी हैज एन एवरेज 5 एम्प्लॉय एब्सेंट पर डे. सही है. टोटल ऑफ 200 एम्प्लॉइज. सही है. तो दैट इज गोइंग टू बी 5 over 200. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसकी कोई भी ऐसी डिफरेंस नहीं है जिसको आप लोग आइडेंटिफाई ना कर सकें. ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी 5 upon 200 into 100. सही है. दिस इज गोइंग टू बी लाइक 2.5%. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली देयर. अगेन if you have like if you have high absenteeism rate कैसे पता चलता है? हम इंडस्ट्री से देखते हैं कि इंडस्ट्री में बाकी लोगों का किस तरह से जो है वो ये absenteeism rate कितना जा रहा है, बाकी कंपनीज का, इंडस्ट्री का कितना जा रहा है. इफ यू हैव हायर देन देम then definitely there is a problem with your policies. ठीक है जी. Let's go with the marketing thing now. Cost plus pricing के लिहाज से हम लोग बात कर लेते हैं. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के अंदर हमारे पास जो चीज सिचुएशन है, ये मार्कअप प्राइसिंग के अंदर भी चीज चली जाती है, ये आपके प्लस प्रॉफिट के लिहाज से बात भी चली जाती है. ठीक है. सो इसके लिहाज से हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट $10 टू प्रोड्यूस एंड अ कंपनी वांट्स 20% मार्कअप, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस. सही है. तो हमने सिंपली इससे बात की है कि जी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बराबर होती है कॉस्ट प्लस मार्कअप. ठीक है. और मार्कअप इन्होंने 20% मार्कअप रखा हुआ. ठीक है. तो कॉस्ट कितनी है जी इसकी? $10 से आ गई, और मैं जो हूँ इसका मार्कअप जो है वो शायद इस तरह से इसमें मैं ऐड कर दूंगा, यानी मैं 10% का 20% जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, विच इज गोइंग टू बी लाइक 20% 10 का जो है वो ₹2 होगा. सो ओरिजिनली इसका आंसर आ गया $12. ठीक है. ये जो है मार्कअप, ये बेसिकली यहाँ पर फिक्स प्रॉफिट भी दिया जा सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल फिक्स प्रॉफिट ऑफ अगर ये दे दिया जाए, सही है, 20% की जगह अगर ये लिख दिया जाएगा फिक्स प्रॉफिट ऑफ $4, तो फिर इस मार्कअप की जगह पर हम लोग वो फिक्स प्रॉफिट को यहाँ पर ऐड इन कर देंगे. ठीक है. एंड इट्स गोइंग टू बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. तो ये इस जगह पर हम लोग $4 लिख रहे होंगे, और इस जगह पर हमारे पास इंस्टेड ऑफ 10 इट्स गोइंग टू बी लाइक $14. सही है. सो ये चीज़ को प्लीज में रखिएगा. कॉस्ट प्लस में समटाइम्स ये परसेंटेज के लिहाज से बात भी कर लेता है, और समटाइम्स ये जो है सिचुएशन के लिहाज से बात भी करते हैं. प्लस अगर हमें डायरेक्टली मार्कअप प्राइसिंग की ही बात करनी है तो थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशंस वगैरह एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो वेरिएशंस के लिहाज से हम लोग बात कर लेते हैं. जैसे इफ अ कॉस्ट जो है यहाँ पर जो बात की गई है, इट्स लाइक इफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट $20 एंड द कंपनी अप्लाइज 50% ऑफ द मार्कअप. ठीक है. सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो हम लोगों ने कहा है कि जी मार्कअप प्राइसिंग के लिहाज से हम लोग बात कर रहे हैं. तो मार्कअप प्राइसिंग भी वही चीज़ होती है जैसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है. सही है. तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट आ गया है, प्लस हमारे पास मार्कअप आ गया है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. मैं फिर बता रहा हूँ, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का एक स्पेशल केस है जहाँ पर हम प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज सेट कर देते हैं. ठीक है. तो $20 यहाँ पर आ गया है, प्लस मैंने $20 का 50% यहाँ पर ले लिया, तो ये तकरीबन $10 हो गया. सही है. सो मेरे पास ये टोटल मिला जुला के टोटल $30 मेरे पास प्राइस बन गया. सही है. इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास $10 बनेगा. ठीक है. आ जाते हैं. अब प्रोडक्ट सेल फॉर $100, यानी अब प्राइस हमें दे दी गई है, $100 की प्राइस दे दी गई, एंड दिस इज द काइंड ऑफ अ ट्विस्ट थिंग. एंड विद अ मार्कअप ऑफ 25%, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट?
प्रोडक्शन कॉस्ट बता दो। इसी फॉर्मूले को अब हम लोगों ने जो है रिवर्स कर दिया है कि अब हम लोगों को सेलिंग प्राइस मालूम करनी नहीं है, हम लोगों को असल में अब कॉस्ट मालूम करनी है। तो होगा क्या इस फॉर्मूले के अंदर, ये जो कॉस्ट वाला हिस्सा जो है, ये कॉस्ट वाला हिस्सा जो है ये यहाँ पर रहेगा, कॉस्ट वाला हिस्सा यहाँ पर रहेगा, और ये मार्कअप वाला हिस्सा जो है ये प्राइसिंग के मार्कअप प्राइसिंग के नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो द पॉइंट ओवर हियर इज दिस कि जब कभी हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट निकालने की इस फॉर्मूले के लिहाज से, सो इट्स गोइंग टू बी द मार्कअप प्राइस, सही है, माइनस द मार्कअप। ठीक है, अब मार्कअप हम कैसे निकालते थे, कॉस्ट के लिहाज से निकालते थे। ठीक है, सो इसके लिहाज से हमने अब क्या चीज होगी, अब मार्कअप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा ज़हन में रखना कि इट्स गोइंग टू बी समथिंग, जो हम लोग इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि सिचुएशन के लिहाज से जब हमें मार्कअप के लिहाज से हम बात करेंगे तो इसकी थोड़ी सी हम लोग एब्रीविएशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम वगैरह निकालेंगे क्योंकि 1 अपॉन समथिंग करके काम किया जाता है। सो इट्स गोइंग टू बी मार्कअप प्राइस, सही है, डिवाइडेड बाय, यानी सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है, सेलिंग प्राइस 1 प्लस मार्कअप। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू मेक श्योर कि हमारे पास किस तरह से हम लोग यहाँ पर अब उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे बना है, ये इस तरह से बना है कि अगर हमारे पास हम फॉर्मूला जो है वो हम ये लिख रहे हों कि मार्कअप प्राइसिंग बराबर है कॉस्ट इंटू 1 प्लस मार्कअप, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम। ठीक है, सो इस चीज़ को प्लीज ज़हन में रखना। अब हमने सिर्फ ये किया और हमारे पास मार्केट प्राइसिंग में जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास $100 आई है। ठीक है, 1 प्लस 25%। ठीक है, जो कोई आंसर आएगा इट्स गोइंग टू बी लाइक अराउंड $80। इसको फॉर्मूले को सॉल्व कर लें तो दिस इज गोइंग टू बी आवर कॉस्ट। सो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट यू माइट फाइंड इन योर पेपर 2। सही है, देन इट्स अ न्यू टॉपिक, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। पहले ये एएस का A2 का पार्ट हुआ करता था, अब ये रिसेंटली एएस का पार्ट बना है। सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि इसका एक डेफिनेटली फॉर्मूला होता है, सो इसका होता है ये करंट आउटपुट डिवाइडेड बाय ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट इनटू 100। ठीक है, सो अब जरा देख लेते हैं। इफ अ फैक्ट्री हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 1000 यूनिट्स, मैक्सिमम कैपेसिटी में दे दी गई है पर मंथ, एंड 8000 यूनिट्स जो अभी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो यहाँ पर आ गया है। व्हाट इज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट? सही है, तो इसको मैं CU कहूँगा। तो CU बराबर हो गया हमारे पास 8000 डिवाइडेड बाय 10,000 into 100 which is going to be like 80%। ठीक है, और ये 80% जो हमारे पास आया है दिस इज बेसिकली आवर यूटिलाइजेशन। जितनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, उतनी कम एक्सेस कैपेसिटी होगी, जितनी कम एक्सेस कैपेसिटी होगी उतनी डी मार्केटिंग कम होगी, उतनी आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे कॉस्ट को। सही, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी और डेफिनेटली जो आपका ओवरऑल जो चांसेस ऑफ रेवेन्यूज है वो ज़्यादा हो रहे होंगे। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू द एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला जो बनता है दैट इज योर प्रोड्यूस यूनिट्स, सही है, एंड योर इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। ठीक है, आपके मैक्सिमम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते थे और आपने कितने यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, सो अगर आप कहते हैं इस तरह से कि द फैक्ट्री हैज टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स एंड करंटली प्रोड्यूसिंग 6,000 यूनिट्स, सो इसका मतलब ये है कि उनके पास जो एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी है दैट इज 10,000 यूनिट्स माइनस 6,000 यूनिट्स बराबर है 4,000 यूनिट्स के। ठीक है, और ये याद रखना कि जितने ज़्यादा एक्सेस कैपेसिटी होगी उतना परेशानी कंपनी के लिए होगी।
खाली जगह है ना, रिसोर्स खाली जा रही है, आइडल रिसोर्स जा रही है, बुरी बात है। तो कंपनी जल्द से जल्द इस एक्सेस कैपेसिटी को कवर करना चाहेगी, मार्केटिंग करेगी, दूसरों से सब ऑर्डर्स लेगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम गोज विद अनदर वन। अब थोड़ी सी यूनिट्स के लिहाज से बात नहीं करते, थोड़ी सी कॉन्टेक्चुअल बात कर लेते हैं, ठीक है। अ रेस्टोरेंट कैन सीट 100 customers, currently only 50 customers are there, ठीक है। सो अब कितना एक्सेस कैपेसिटी है, तो जी एक्सेस कैपेसिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो जी 100 यूनिट्स कस्टमर्स की सीट अवेलेबल थी, 50 कस्टमर्स जो बैठ रहे हैं, तो 50 जो है ये सीट्स आपके पास जो है ये एक्सेस कैपेसिटी में है, नॉट शोइंग अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ द पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, क्योंकि जो आपका जितना ज़्यादा लोग भरे हुए होंगे, ओवर कैपेसिटेट करेगा, उतना ज़्यादा उसकी रेपुटेशन बढ़ती है, सही है। सो इनको मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, सही है। अब ये परसेंटेज चेंजेस के लिहाज से थोड़ी सी चीज़ें आती हैं जो कि आमतौर पे हम देखते हैं। सो इसमें हम कैसे परसेंटेज चेंज निकालते हैं, तो हमारे पास जो है दैट इज अगेन न्यू रेवेन्यू माइनस ओल्ड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड रेवेन्यू into 100, सही है। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन डू इट। ये परसेंटेज चेंज जो है किसी चीज़ का भी आ सकता है, डिमांड का भी आ सकता है, रेवेन्यू का भी आ सकता है, प्रोडक्शन का भी आ सकता है, प्रोडक्टिविटी का भी आ सकता है, देयर कुड बी एनी परसेंटेज चेंज। सो होता क्या है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100, ये हमेशा जो चीज़ चलती है, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करते हैं, कंपनी हैड रेवेन्यू ऑफ 1 million लास्ट ईयर, यानी कि ओल्ड रेवेन्यू हमें दे दिया गया, सही है, एंड द न्यू एंड द रेवेन्यू 1.5 million दिस ईयर, तो ये न्यू रेवेन्यू आ गया। आपस में इनको माइनस करके डिवाइड बाय 1 million कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू बराबर हो गया है न्यू रेवेन्यू 1.5 million डॉलर माइनस 1 million डिवाइडेड बाय 1 million into 100, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 50%, ठीक है। एंड सेम गोज कि हमारे पास अगला क्वेश्चन इसी तरह का बना है, स्टोर हैड सेल्स ऑफ 50,000 लास्ट मंथ एंड सेल्स 60,000 दिस मंथ, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। अब सेल्स की बात आ गई, रेवेन्यू की नहीं आ रही, अब सेल्स की, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की परसेंटेज चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स बराबर हो गया है 60,000 डॉलर माइनस 50,000 डॉलर डिवाइडेड बाय 50,000, और डेफिनेटली इट इज मल्टीप्लाई बाय 100। सो ओरिजिनली इनको जब 10,000 डिवाइड होगा तो बेसिकली 20% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। So this is basically how you can just deal with this thing. Again, change in revenues always believe कि आपकी अगर promotion अच्छी हो रही है तो sales इनमें आपकी productivity level बढ़ना चाहिए, सही है। Again, increase in the production level, same formula, same happening, कोई difference नहीं है। New production level minus old production level divided by old production level into 100, there's no change in it। जैसे प्लीज ध्यान में रखना कि ये सिर्फ एक फॉर्मूला जो चेंज का होता है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, ठीक है। सो वी जस्ट गो डायरेक्टली टू इट कि जी हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन लेवल, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल बराबर होगा, लास्ट यूनिट कितना था 1000 था, अब कितना हो गया 1500 हो गया, तो 1500 माइनस 1000 डिवाइड बाय 1000 इनटू 100, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आ जाएगा 50%, ठीक है। और जब हम इसकी बात करेंगे परसेंटेज चेंज के लिहाज से, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, कंपनी प्रोड्यूसेस 5000 यूनिट्स एंड प्रोड्यूस 6000 यूनिट्स, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन लेवल, ठीक है जी। तो 5000 से प्रोडक्शन लेवल के लिहाज से अगर आप बात कर रहे हैं तो 6000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 5000 इनटू 100, सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 20%, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू जस्ट कैन डील विद दिस थिंग, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम लोग ब्रेक इवन के ऊपर। ब्रेक इवन का बेसिक फार्मूला हमारे पास 2-3 होते हैं, और ये फार्मूला जो है ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का भी हो सकता है, सही है, विच इज बेसिकली फिक्स कॉस्ट, और इसके लिहाज से कुछ इस तरह से चीज़ लिखी जाती है कि इट्स फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी होता है, सही है,
और इसको हम समटाइम्स थोड़ा सा एलैबोरेटेड भी लिख लेते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, आप मतलब सेम ही है इनका। ठीक है, सो अब देखना है क्वेश्चन में हमें दिया क्या जाता है। सो क्वेश्चन के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारे पास अब जो की पॉइंट दिया गया, कंपनी हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 10,000, ये नीचे फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास आ गई, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 पर यूनिट, 5 पर यूनिट आ गई, सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट, ये 10 पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ गई, हाउ मेनी यूनिट्स दे मस्ट सोल्ड टू ब्रेक इवन, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। सो ब्रेक इवन को मैं बीई कहूंगा, सही है। सो बीई बराबर हो गया है हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 10,000 की फिक्स कॉस्ट है, सही है। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, $10 की है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट $5 की है। सो बेसिकली 10,000 डिवाइड बाय 5 हमारे पास आंसर आ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी 2,000 यूनिट्स जो हम लोगों को बनाने हैं। 2,000 यूनिट्स तक हम कोई प्रॉफिट नहीं गेन कर रहे होंगे। हम लोग ओरिजिनली 22,000 एंड फर्स्ट यूनिट जो होगा दैट इज गोइंग टू गिव अस द प्रॉफिट। ठीक है, सेम गोज हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 50,000, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 20,000, सेलिंग प्राइस इज दिस। ठीक है, तो यही चीज दोबारा चीज आ गई है। तो अगेन इसमें ख्याल रखना कि जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले के लिहाज से, तो फॉर्मूला जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में कि आपको 4 चीजें अगर गिवन है, 4 चीज जैसे इसमें है फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और ब्रेक इवन, 4 में से कोई 3 चीजें दे दी जाएंगी, एक चीज निकालने को आ जाएगी। तो दे माइट आस्क यू कि सेलिंग प्राइस क्या है, दे माइट आस्क यू कि ब्रेक इवन क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, यही याद रखना कि अगर आपको ब्रेक इवन इन डॉलर्स में कहा जाएगा, सही है, अगर आपको ब्रेक इवन इन डॉलर्स में कहा जाएगा तो उसके लिहाज से हमें क्या चीज करनी पड़ेगी, उसका जरा फॉर्मूला समझ लो। ब्रेक इवन पहले था इन यूनिट्स, अब ये वाला ब्रेक इवन जो है ये है इन डॉलर्स। ठीक है, अब इससे फर्क क्या, ठीक है। सो ब्रेक इवन इन डॉलर्स के लिहाज से जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट, सही है, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सही है, और फिर इस पूरी चीज के साथ हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं, सही है। सो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सही है। सो जब हम कभी बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट के लिहाज से, सो हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर गिवन है वो 50,000 है, सही है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा हमारे पास, 20 एंड 30 के दरमियान हमारा कंट्रीब्यूशन निकला है, तो टोटल कितना निकला है, हमारे पास $10 निकला है, कंट्रीब्यूशन निकला है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग $20 जो है वो यहाँ पर हम ऐड बैक कर लेंगे। सो ओरिजिनली हमारे पास कितनी चीज़ आ जाएगी, ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद हमारे पास ब्रेक इवन आ गया, और जब हमने $25 लगाया तो ये $25 हमारे पास पर यूनिट हमारे पास इसकी प्राइस आ गई। सो दिस इज बेसिकली नोन एज ब्रेक इवन इन डॉलर्स। ठीक है, ब्रेक इवन इन यूनिट्स भी आ सकता है, ब्रेक इवन इन डॉलर्स भी आ सकता है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली ब्रेक इवन और जितना हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसके दरमियान के एरिया को कहते हैं। ठीक है, सो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता हमारे पास है कि प्रोडक्शन लेवल माइनस ब्रेक इवन इन क्वांटिटी, नॉट इन डॉलर्स, सही है। सो ये चीज़ प्लीज ध्यान में रखना। सो ये चीज़ जो है इसको इम्पोर्टेंट समझना कि जब कभी हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हैं तो उसमें हम यूनिट्स के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ गई, कंपनी सेल्स रेवेन्यू जो है वो हमारे पास इतना है, इतना पॉइंट्स जो है हमारे पास यहाँ पर है, और ये सेल्स के लिहाज से, ये नंबर्स के लिहाज से भी आ सकता है, ये सेल्स के लिहाज से भी आ सकता है। लेकिन याद रखना कि अगर आपने ये लेवल लिखा है इन क्वांटिटी में तो यहाँ पर भी क्वांटिटी में ही बात आएगी। अगर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू, सही है, तो यहाँ पर भी ब्रेक इवन इन डॉलर्स की बात आएगी, सही है। ये दो फॉर्मूले इनको ज़हन में रखना। ठीक है, सो हमारे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जिसको MOS मैं कहूँगा, ठीक है, MOS बराबर है मेरे पास 100,000 सॉरी में से मैं 70,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो ओवरऑल आएगा दैट इज 30,000, ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ ना तो यूनिट्स का मतलब ये है कि अगर मैं इतने यूनिट्स बना लूँ, सही है, कम भी करूँ, तो मैं फिर भी
लॉस नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर मैं $30,000 की बात करूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये कि अगर मेरे टोटल रेवेन्यू में 30,000 कम भी आए, मैं तब भी लॉस नहीं कर रहा हूंगा, मैं ब्रेक इवन पे जरूर हूंगा, ठीक है। देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन इज बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना है किसी भी प्रोसेस की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, किसी भी ऑर्डर की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होना लाजमी है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट जब तक पे ऑफ नहीं करोगे आपको वो अगले अगले यूनिट के लिए वो काम करेंगे नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। खैर वो तो पर यूनिट होती है, जैसे टोटल कंट्रीब्यूशन भी होता है ना इसलिए। अब इफ अ प्रोडक्ट सेल फॉर $50 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज $20 एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज $10,000, सही है। अब याद रखो कि इसे फिक्स्ड कॉस्ट जानबूझ के दी है उसने, क्यों दी है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ही इंक्लूड होगी, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसको मैं CPU लिखूंगा, CPU बराबर हो गया सेलिंग प्राइस कितनी है जी मेरे पास $50 की सेलिंग प्राइस है, और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है $20 की है, तो मेरे पास $30 जो है वो मेरे पास कंट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा है। $30 का मतलब ये है कि ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन पेइंग ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। तो $30 करते करते जब तक ये 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 10,000 की फिक्स कॉस्ट को ये कवर नहीं करता, हम कमा तो रहे हैं लेकिन सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, फिक्स कॉस्ट को कवर करने में। जिस दिन हमारा ये पूरा पैसा कवर हो गया हम आगे चले जाएंगे, हम नेक्स्ट मूव की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव द सेम सिचुएशन इन अगला क्वेश्चन, इफ अ कंपनी सेल्स 1,000 यूनिट्स, ठीक है, and produce of a product with a contribution of 30, what is the total contribution, सही है। यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, यानी याद रखना कि जब कभी भी आपको ये चीज़ें में रखना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको पता होना चाहिए, सही है, और आपको टोटल जितने भी आपके पास हैं, सही है। तो कंपनी ने कितना कह दिया कि जी 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है विद अ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ $30, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकला, सही है, दैट इज जितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल किए मल्टीप्लाई बाय $30, ठीक है। सो हमारे पास 30,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया, यानी टोटल सेल्स, अभी हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात भी करेंगे, जैसे टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाता है, सही है। सो दिस इज बेसिकली में सो प्रॉफिट की अब हम लोग बात करते हैं, और प्रॉफिट के लिहाज से अब हम लोगों ने ये देखना है कि प्रॉफिट के अंदर हमने कैलकुलेशन को किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। सो अगर हम प्रॉफिट के लिहाज से बात करें तो प्रॉफिट तो सिंपल सी बात है, दैट इज टोटल कॉस्ट में से आप टोटल रेवेन्यू को माइनस कर देते हैं। अगर टोटल कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट है, अगर टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है तो आपका लॉस हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अब देखना ये है कि किस तरह से टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी जाती है, सही है। द कंपनी हैज अ टोटल सेल्स ऑफ इतनी, ये टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ गया, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, व्हाट इज द प्रॉफिट। तो हम लोग ये करेंगे कि जी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को आपस में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बेसिकली हमारे से कितना होगा, 500,000। अच्छा, इसमें से मैं इन दोनों को, ये दोनों चीज़ें जितनी भी हैं, इन दोनों चीज़ों को मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक 400,000 ओवर हियर, सही है। तो मेरे पास आंसर आ गया 100,000 का टोटल प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिहाज से हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है कि जी इफ द कंपनी हैज अ सेल्स ऑफ 1 मिलियन, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, व्हाट इज द प्रॉफिट। सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। सही, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नंबर सब चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ को प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग, सही है। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग जो है वो ओरिजिनली हमारे पास सिचुएशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ही आई हुई है, और याद रखना है कंट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जो कंसर्न है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट,
सही है। और हम वेरिएबल कॉस्ट पर जो है हम सारे के सारे जो हम लोग वैल्यूज़ लगा रहे होते हैं वो इस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास इसके लिहाज से चीज़ें जो आती हैं वो क्या चीज़ें हैं? A company has a total sales of 200,000, variable cost of 100,000, fixed cost of 50,000. What is the contribution margin? So contribution margin के लिए हम क्या करेंगे? सही है। This is our sales revenue minus our variable cost. ठीक है। So it's going to be 200,000 minus 100,000. फिक्स कॉस्ट इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं आती, सही है। एंड इट्स गोइंग टू बी 100,000 ओवरऑल आंसर जो आ गया। एंड दिस इज बेसिकली आर कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, सही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो इसको ठीक है जरा, तो हमारे पास अब देख लेते हैं इसको किस तरह से हमने काम करना है। तो टोटल सेल्स जो है हमारे पास वो 500,000 है, ये टोटल सेल्स हमारे पास आ गई हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारे पास इतनी है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास इतनी है। पहले हमें कंट्रीब्यूशन निकालना होगा, कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट के लिहाज से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब हम निकाल रहे होते हैं तो इस चीज़ को ज़हन में रखो कि पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए आपका सेल्स रेवेन्यू को आपस में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले हम इसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के बाद जो है हम उस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है, वो निकालने के बाद उसको सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे तो मार्जिन रेशो निकल आएगा हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम जरा इसको वो निकालें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलेगा? 500,000, सही है, माइनस 300,000, तो हमारे पास आ गया 200,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। और अब सेल्स रेवेन्यू को इससे डिवाइड किया, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालने के लिए इसको आप सॉल्व कर लें, जो कोई भी आंसर आएगा दिस इज गोइंग टू बी इन योर परसेंटेजेस, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन जस्ट डील विद दिस थिंग। अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फुल कॉस्टिंग के लिहाज से। और फुल कॉस्टिंग के दरअसल 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये याद रखना कि पहले ये पेपर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा आया करते थे, सॉरी पेपर 3 के अंदर बहुत ज़्यादा आया करते थे। अब ये सिंस A2 से AS में आ गया है, सो ये चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। हमेशा याद रखना कि जब कभी भी हमारे पास सेलिंग जब हम फिक्स फुल कॉस्ट के लिहाज से बात कर रहे होते हैं तो फुल कॉस्ट के अंदर हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट होती है और उसमें हमारे पास जो प्रॉफिट है वो ऐड किया जाता है ताकि वो सेलिंग प्राइस निकल, सही है। लेकिन इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना कि समटाइम्स ये फुल कॉस्टिंग के अंदर जब हम लोग प्राइसिंग कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट। और जब मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं तो याद रखना कि उसमें एलोकेटेड ओवरहेड आ जाता है। और एलोकेटेड ओवरहेड आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब वो एलोकेटेड ओवरहेड या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रोडक्ट्स के अंदर या वो परसेंटेज बेसिस पर होगा। तो ये 3 तरह की वेरिएशन इसकी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो टू मेक इट वेरी सिंपल थिंग, तो पहले ज़रा थोड़ा सा सिंपल से स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1,000, ठीक है जी। तो ये टोटल कॉस्ट उन्होंने हमें दे दी, 1,000 के टोटल कॉस्ट दे दी। वेरिएबल कॉस्ट जो है 500 की है, फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे पास 400 की, सही है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द नहीं सिंगल प्रोडक्ट विद दिस एंड फिक्स कॉस्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये 600 है, सही है। इट्स नॉट 500, इट्स 600, ठीक है, माय बैड। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? 300 पर यूनिट के लिहाज से हम लोग बात कर रहे हैं,
ठीक है। सो अब ये चीज़ ध्यान में रखो कि आपका सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे निकलेगी, सही है, दैट इज योर टोटल कॉस्ट, सही है, योर डिजायर्ड प्रॉफिट, सही है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, सही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने भी आप नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं। अभी हम कितने बना रहे हैं, हम सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या चीज़ होगी जी, 1000 हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, और डिजायर प्रोडक्ट कितना है, डिजायर हमारे पास कितना है जी, ये हो गया डिवाइडेड बाय, मैंने इसको 1 कर दिया। 1 क्यों किया कि हम लोग सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सही है। सो टोटल कितना हो गया, ये 1300 का ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। ये हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट के लिहाज से बात आ गई। एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि वो आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दे, और फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट देने के बाद वो आपसे ये कहे कि यार हम इतने सारे यूनिट्स बना रहे हैं, डिवाइड करके बताओ, तो फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं उतने नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, ठीक है, तो ताकि पर यूनिट हमारे पास कॉस्ट आ जाए, सही है। फिर हम आ जाते हैं ज़रा फुल कॉस्टिंग के लिहाज से मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब इसमें एलोकेटेड ओवरहेड्स के साथ बात की गई है, सही है। एलोकेटेड ओवरहेड्स के लिहाज से जो बात आती है वो ये कि आपको जो है बिजनेस के अंदर जब कभी हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एलोकेटेड जो चीज़ें ये हमारे प्रोडक्ट की होती नहीं है, किसी दूसरे प्रोडक्ट के खर्चा हमारे सर पे आ रहा होता है, किसी दूसरे प्रोसेस का खर्चा हमारे सर पे आ रहा होता है, विच इज़ गोइंग टू बी अ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो इस तरह से, इफ अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट इज 500, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट इज 500 and 700 and the total cost is 1000, allocated overhead and allocated overheads, ठीक है, equally between 2 products, यानी 1000 को दोनों प्रोडक्ट के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है वो आपको पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ, जब आप 1000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एलोकेटेड ओवरहेड बन गया आपके पास 500, सही है, और अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सही। तो इसका मतलब क्या है कि अब टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट क्या होगी। चलो मैं बात करता हूँ जी, हमारे पास प्रोडक्ट ए है, ठीक है, और प्रोडक्ट बी, 2 प्रोडक्ट हो गए हमारे पास, सही है। अब इन 2 प्रोडक्ट के लिहाज से हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ए की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा कि जनाब उसकी मेरे पास फिक्स कॉस्ट आएगी, उसकी मेरे पास टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आएगी, सही है, प्रोडक्ट ए, एंड फिक्स कॉस्ट आएगी। अब इसकी फिक्स कॉस्ट तो गिवन है नहीं, एलोकेटेड ओवरहेड है, तो एलोकेटेड ओवरहेड यहां पर आ जाए, सही है। तो हमारे पास कितनी चीज बन जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जनाब, पहले प्रोडक्ट की 500 है, ये 500 यहां पर आ गई, सही है, और 1000 जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेटेड ओवरहेड है, 2 प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 500, तो ये 500 एलोकेटेड ओवरहेड यहाँ पर भी आ गया। तो प्रोडक्ट ए की कितनी बन गई टोटल कॉस्ट, 1000 की कॉस्ट। प्रोडक्ट बी की बात करते हैं, सही है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस एलोकेटेड ओवरहेड, सही है। वेरिएबल कॉस्ट दूसरी कितनी है हमारे पास 700, तो 700 यहां पर हो गया, और एलोकेटेड ओवरहेड कितना आ रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी होगी, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 1200, सही है। आ जाता है अगले क्वेश्चन के ऊपर, प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इज 300, 400, 500, ठीक है, फिक्स कॉस्ट इज 1500, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉस्ट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 3, तो कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी 500। 1500 को जो मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 से क्यों डिवाइड किया, प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट बनाए, मल्टीपल प्रोडक्ट है ना, इसे 3 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये वो कॉस्ट है जो फिक्स कॉस्ट हर एक के साथ इंट्रोड्यूस हो रही होगी। तो मैंने कहा भाई ए, बी और सी, मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, ए, बी एंड सी, 3 प्रोडक्ट मेरे पास है, ठीक है। इसकी ए की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 300, इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 400, इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 500, ठीक है। अब एलोकेटेड ओवरहेड लग रहा है, एलोकेटेड ओवरहेड कितना लग रहा है, टोटल कितना था 1500, कितने प्रोडक्ट है 3, डिवाइड कर दिया 500 आ गया, तो 500 इसके साथ भी लग गया, 500 इसके साथ भी लग गया, और 500 इसके साथ भी लग गया, टोटल कितना आ गया 800 इसकी कॉस्ट आ गई, 900 इसकी कॉस्ट आ गई,
और 1000 इसी कॉस्ट आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर, विच इज द लास्ट कैलकुलेशन दैट यू हैव टू बेयर। और इसमें जो है हमारे पास सिचुएशन इस तरह से है कि हम लोगों को अब ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी कि यार ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहा है, या फिर कुछ परसेंटेज के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि इफ अ कंपनी प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट्स, अब ये लंबी कर देगा जितना लंबा एग्जामिनर करना चाहे। वेरिएबल कॉस्ट 200, 300, 400 और 500 है। फिक्स कॉस्ट जो है वो 2000 है। अगर इक्वली होती तो ये 20,000 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 500 आंसर आता, हर एक के अंदर में एड बैक करते हैं। लेकिन उसने कहा क्या कि ओवरहेड परसेंटेजेस जो है वो डायरेक्ट लेबर और जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 20, 30, 40 एंड 10% के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होती है। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन जब कभी भी होगी ना तो वो इक्वल 100% तक होगी। तो ये 20% प्लस 30% प्लस 40 प्लस 10% मिला के 100% बन रहा है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो जानी चाहिए। सो अब हमारे पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है और प्रोडक्ट डी। ठीक है, प्रोडक्ट ए के लिहाज से जो इसकी जो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है वो $200 की है, सही है। इसकी जो है वो $300 की है, इसकी जो है वो $400 की है, इसकी जो है वो $500 की है। अब हमें ओरिजिनली करना ये है कि 2000 का 20% जो है, ये 20% जो है ये ए के लिए है, 30% जो है ये बी के लिए है, 40% जो है सी के लिए है और 10 जो है डी के लिए, सही है। तो 20 का हम लोगों ने जो है वो 2000 का 20% हम लोग निकाल लेंगे, सही है। 2000 का जब मैं 20% निकालूंगा तो बनेगा 400, तो मैंने 400 यहाँ लिख दिया। टोटल कितना हो गया, 600 कॉस्ट आ गई। ठीक है, फिर मैंने 2000 का 30% निकाला तो आ गया 600, तो टोटल कितना बन गया, 900। ठीक है, फिर मैंने 40% निकाला 2000 का तो बन गया वो 800, तो ये बन गया मेरा 1200, सही है। और अगर देखा जाए तो ये ओरिजिनली मिला जुला के अब हमारे पास आखिरी 10% रह गया, तो 2000 का जो 10% मैंने निकाला तो बेसिकली मेरे पास बन गया 200, तो मेरे पास आ गई कॉस्ट 700, सही है। सो दीज वर ऑल द कैलकुलेशन जो आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड करनी होती हैं, जिसके अंदर हम लोग अगर बात करें या काम करें तो इन चीज़ों को जहन में रखना कि थिंग्स आर प्रिटी ईजी टू अंडरस्टैंड बट कैलकुलेशंस आर ऑलवेज देयर। और इन कैलकुलेशंस को आप जितना मैक्सिमम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो अच्छी बात है। और पास पेपर क्वेश्चंस करो, ज़रूर करो, ताकि आप लोगों के सामने मसले जो है वो रिजॉल्व हो सकें। ठीक है, सो हेल्प अदर्स, शेयर विद देम एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।